नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ मधु कांकरिया का लिखा उपन्यास सूखते चिनार का आज का कथानक। संदीप का दुख भीतर से हिला देता है मेजर राठौर को। पैर अनायास अतीत के तहखाने की ओर चल पड़ते हैं। सच क्या आज वे भी वह रह गए हैं जो फौज ज्वाइन करने के पूर्व थे। भरे भरे बादलों सा भारी हो जाता है मन, बरसने को आकुल व्याकुल। घूम जाती हैं आंखें पीछे। मुलायम मुलायम शब्दों में समझाते हैं संदीप को, देखो तुम्हारे जैसे जाने कितने जवान और अफसर हैं फौज में, जिन्होंने उतनी ही पवित्रता और संकल्प के साथ फौज में दाखिला लिया था और जो अंतिम श्वास तक बहादुरी के साथ खून के अंतिम कतरे तक वीरता के साथ अपना काम करते रहे। पर आज देश में कोई उनका नाम लेवा तक नहीं। वाक़या 18 नवंबर 1962 का है। उस दिन तापमान 0 और -15 डिग्री के बीच घूम रहा था। मेजर शैतान सिंह और उनकी 13वीं कुमायूं पलटन त्रिशूल पहाड़ियों की ओट में 17,800 फीट ऊंचे रजटांगला दर्रे पर डटी हुई थी। ठंडी बर्फीली हवाएं चाबुक से बदन पर पड़ रही थी और उस सुबह 4:35 पर चीनी आक्रमण। तब हमारी जैकेटें भी आज की तरह कोल्ड प्रूफ नहीं होती थी, बस काम चलाऊ होती थी और ठंड ऐसी मारक की हाथ बाहर रह जाए तो सुन्न हो जाए। लेकिन जांबाजी देखो, हमारे जवानों की आखिरी सांस और आखिरी गोली तक सब लड़ते रहे। कोई भी लौट कर नहीं आया। एक शहीद जवान के हाथ में हथगोला फंसा था, कईयों के हाथ ट्रिगर पर थे, यानी सब लड़ते लड़ते शहीद हुए। पर एक भी फौजी को हमने पहाड़ी पर कब्जा नहीं करने दिया। हमारे 114 जाबाज सैनिक शहीद हुए, पर दुश्मनों के 1000 सब मिले। पर किस पाठ्य पुस्तक में है हमारे इन जाबाज वीरों की कहानियाँ? देश ने शैतान सिंह को श्रद्धांजलि तक नहीं दी, जिसने त्रिशूल में जान दे दी पर देश का झंडा नहीं झुकने दिया। एक समय था जब मैं भी तुम्हारी तरह बहुत सोचता था, पर आज नहीं सोचता। क्यों सोचूं? एक ज़माना था जब देश के लिए लड़ना मरना सबसे अधिक आदरणीय माना जाता था। आज आलम यह है कि देश के लिए सैनिक भले ही अपनी जान तक दांव पर लगा दें, पर वेतन वृद्धि के लिए उन्हें भी आंदोलन करना पड़ता है। वेतन आयोग तक कई बार सबको देता है, पर सैनिकों को सूखा ही छोड़ देता है। इसलिए तुम देखो, अब नेशनल डिफेंस एकेडमी तक में सीटें खाली पड़ी रहती हैं, जबकि हमारे समय में एनडीए में चांस पाना बहुत मुश्किल था। मेजर राठौर कभी अपने प्रवाह में बहते तो कभी संदीप को बहाते चले जा रहे थे। बहुत इच्छा हुई संदीप की कि वह पूछे उनसे कौन लगते हैं ये मेजर शैतान सिंह, उनके पिता, बड़े भाई। उसने सुन रखा था कि मेजर राठौर का परिवार कई पीढ़ियों से अपने एक पुत्र को सेवा में भर्ती करवाता आ रहा था, पर मेजर राठौर के आवेग को देख उसकी इच्छा नहीं हुई कि इस प्रवाह में व्यवधान पहुंचाने की। अगली सुबह सिद्धार्थ को दिल्ली के लिए विमान पकड़ना था। सुबह 10 बजे थे। संदीप ने प्राइवेट गाड़ी मंगवा ली थी, पर चला चली की बेला में जाने क्या मन में आया, वह भी साथ हो लिया। कौन जाने फिर कब मिलना हो भी या ना हो। जाने कैसे कैसे भाव आने लगे मन में। पिछले 3 दिनों में ही जाने कितनी बार खोया और पाया था अपने भाई को। गर्दन को झटका दिया उसने। 3 दिन के लिए यहाँ आकर सिद्धार्थ ने भाई के शांत ठहरे पानी में मोह ममता के जाने कितने कंकड़ फेंक दिए थे। उसकी आंख भर आई। कितना दुख देती है जिंदगी। गाड़ी में बैठते ही ड्राइवर ने सिद्धार्थ की तरफ इशारा कर जिज्ञासा की मिसाइल फेंकी, ये कौन है? मेजर अजहर साहब। संदीप ने फुर्ती से जवाब दिया, ये हमारे मकान मालिक हैं। अजमेर शरीफ में हम इन्हीं के वालिद के घर में किराए पर रहते हैं। चिहुक गया सिद्धार्थ। बेवजह ऐसे माहौल में फिर खतरा मोल लिया। अकेला भाई, बिना अंग रक्षकों के, और वह भी प्राइवेट गाड़ी में। लेकिन चाह कर भी वह कुछ बोल नहीं पाया। भाई को कहीं ड्राइवर को संदेह नहीं हो जाए। उसकी बोली से ड्राइवर को मेजर संदीप के हिंदू होने तक का शक न हो जाए। रास्ते भर संदीप ही बतियाता रहा। सिद्धार्थ गाड़ी की खिड़की से चिड़ और देवदारू को देखता रहा और भाई की बातों का
हूँ हाँ में जवाब देता रहा। श्रीनगर एयरपोर्ट पर आम हवाई अड्डे की तुलना में डबल चेकिंग होती है। पहली चेकिंग हवाई अड्डे में घुसने के पहले होती है और पहली चेकिंग के बाद ही तेज बारिश होने लगी। इस कारण सिद्धार्थ ने दूसरी चेकिंग के पहले ही भाई को जबरदस्ती लौटा दिया। घुमावदार सड़कें
घर जैसा घर। माँ लिपट गई संदीप से। कितने दिनों बाद आया बेटा घर। टीवी और अखबारों की खबरों ने उसे भी कश्मीर पोस्टिंग के खतरों से अनभिज्ञ नहीं रहने दिया था। खुशी से थिरक रही थी माँ, पर जैसे ही नज़र पड़ी संदीप की गंजी होती खोपड़ी पर, मायूस हो गई वह। ये क्या हुआ? चेहरा भी थोड़ा सांवला पड़ गया था। उफ, फूलों से लदी स्वस्थ और कद्दावर साख कैसे ढूंढ बनती जा रही है। कहाँ वह हंसी, वह ठहाके, वह चुलबुलापन। उन्हें लगा जैसे इस बीच संदीप एकाएक बहुत बड़ा हो गया। भीतर हो उठी बेटे के चेहरे की गंभीरता देख लगा बेटा थोड़ा और दूर चला गया है माँ से। आंखें डबडबा गईं, पर कहा उन्होंने कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जतन से बनाई एक एक चीज़ परोसी उन्होंने संदीप को। बूंदी का रायता, लहसुन की चटनी, मलाई कोफ्ते की सब्जी, मटर की कचौड़ी, गट्टे के पुलाव। भरे बादलों सा आत्मीयता से भरा भरा घर। भूल चुके थे संदीप ऐसी आत्मीयता, चैन और सुकून का स्वाद। फिर महसूस हुआ कश्मीर पोस्टिंग ने किस प्रकार छीन ली थी उनसे जीवन की स्वाभाविकता, सुख, शांति और सुकून। सच जीवन यही है ना। न अकेले चलने का खौफ, न क्रॉस फायरिंग का डर, न 24 घंटों का चौकन्नापन, न बुलेट प्रूफ जैकेट और कैंप का झंझट। एक लयताल में बहता जीवन, नदी की मध्यम धार सा। भीतर सब कुछ शांत, एक हिलोर तक नहीं। मुद्दतों बाद नसीब हुई थी ऐसी मनहा स्थिति। 2 दिनों तक निरुद्देश्य घूमता सा रहा, उन गलियों में, रास्तों में, बागों में, बाजारों में, जहाँ बचपन के जाने कितने चित्र बिखरे पड़े थे। हर शय और हर शख्स वैसा ही नजर आ रहा था। पर अलीपुर पार्क स्ट्रीट, थिएटर रोड वाले इलाके बदल रहे थे। जगह जगह बनते फ्लाईओवर, चौड़ी होती सड़कें, सफ़ा होती झुग्गी झोपड़ियाँ। उसे ताज्जुब हुआ। हाथ रिक्शे वाले ज्यों के त्यों थे। कब से सुन रहा था वह कि कोलकाता से हटा दिए जाएंगे हाथ रिक्शे वाले। फिर एक बार वह कोलकाता की प्रसिद्ध साइंस सिटी, इस बीच और विस्तार हो गया था उसका। अंधेरी अंडरग्राउंड गुफा में नौका से सवारी करते हुए बहुत आनंद आया था उसे। कहीं डायनासोर तो कहीं सभ्यता के आदिम चरण में रहता आदि मानव। एक शाम अच्छे मूड में देख फिर घेरा माँ ने संदीप को। बेटा आप कुछ अपनी भी सुध ले, कुछ मेरी भी सोच। तेरे पीछे सिद्धार्थ भी बड़ा हो रहा है, उसके भी रिश्ते आ रहे हैं, पर तू हाँ करे तो उसके लिए भी देखना शुरू कर दूँ। बात को टालते हुए संदीप ने कहा, माँ कौन देगा अपनी लड़की हम फौजियों को। मेरी चिंता छोड़, तू सिद्धार्थ की सोच। माँ के सीने पर जैसे किसी ने मुक्का मार दिया। ऐसा क्यों कहा इसने? कितना नाज है उसे अपने इस बेटे पर। माना सिद्धार्थ की मोटी तनख्वाह और रुतबे के सामने कहीं नहीं टिकता संदीप, पर पता नहीं क्यों उसे हमेशा लगता है कि उसका असली अंश संदीप है। सिद्धार्थ पर जमाने और रुतबे का रंग खूब गाढ़ा चढ़ चुका है, जबकि संदीप आज भी वैसा ही है। खाँटी सोना, 24 कैरेट सोना, भीतर बाहर एक जैसा। पास ही बैठे शेखर बाबू दिन भर रोकड़ा मिला रहे थे। संदीप की बात सुनी तो लगा मौका हाथ लग गया। झट से उसे लपकते हुए कहने लगे, जब तू खुद समझता है कि फौज की नौकरी वालों को लड़कियां आसानी से नहीं मिलती, तो भी किस सुख से चिपका हुआ है तू फौज से। गिनी चुनी तनख्वाह, न ढंग का जीवन, न ढंग की सुख सुविधा। देख सिद्धार्थ को दिन भर उड़ता रहता है, पाँव ही नहीं पड़ते जमीन पर। दोनों हाथों लड्डू हैं। संदीप ने कहना चाहा, पापा ईश्वर साफ हाथों को देखता है, भरे हुए हाथों को नहीं, पर चुप मार गया। शेखर बाबू कहीं यह न समझ लें कि सिद्धार्थ की बढ़ोतरी उसे सुहाती नहीं। उसे चुप देख शेखर बाबू का हौसला फिर बुलंद हुआ। कहना जारी रखा, 12 वर्ष हो गए फौज में गए। 18 साल का गया था, 32 का हो गया। अब तो मन की भी निकल गई है, क्यों नहीं निकल जाता फौज से। आखिर इतने वर्षों की चाकरी के बाद भी क्या दे रही है फौज? खून, हिंसा, हर पल का तनाव, खौफ और दहशत। बोलते बोलते खांसी का इतना जबरदस्त दौरा पड़ा कि उनकी आगे की बात उसी में गुम हो गई। संजीदा संदीप ध्यान से देखता पिता को एक बार, फिर पिछले कई वर्षों में पिता पर उम्र का असर साफ दिखाई देने लगा था। पिता की पहले वाली कड़क जाने कहाँ बिला गई थी। बड़े चश्मे के पावर, तेजी से सफ़ेद होते बाल, हाथों की झूलती नसों
और हाँफते दम के चलते हुए किसी ध्वस्त खंडहर की तरह नजर आ रहे थे। पिता को फिर समझाने की कोशिश की संदीप ने। अपने अपने सोचने का ढंग है पापा। फौज के चलते ही मैं जीवन को उसके पूरे विस्तार और विभिन्न आयामों में देख पाया हूँ। कश्मीर पोस्टिंग के दौरान मैंने जाना कि हिंदुस्तानी होना क्या होता है, तो रांची पोस्टिंग के दौरान मैंने जाना कि एक मैदानी के लिए आदिवासी होना क्या होता है। किन किन हालातों में गन उठाते हैं, बनते हैं माओवादी। पापा, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ, पृथ्वी से आप भूख मिटा दीजिए, सबको उनके हिस्से का श्रम का प्रतिफल दे दीजिए, तो न कश्मीर में आतंकवाद पनपेगा, न झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में माओवाद। मऊ में मेरा समंदर एक आदिवासी था, लाल देव असुर। मैंने पूछा उसमें, तू आर्मी में क्यों आया? उसने कहा, मैं आर्मी में इसलिए आया कि अपने गांव में हर एक घर से युवक को सेना में भर्ती करवा सकूं। मैंने पूछा क्यों? जानते हैं उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा, इसलिए कि हम अपनी शक्ति बढ़ा सकें और अपने जल और जंगल वापस पा सकें, क्योंकि आज हमारे ही जंगल में हम ही पेड़ की जड़ें चूस कर पत्तों को उबाल कर खा रहे हैं, हमारा ही घड़ा और हम ही प्यासे। सोचिए पापा, कितनी बड़ी बात कह डाली उसने। सोचिए पापा, कितना एल्युमिनियम और बॉक्साइट उस धरती के नीचे से निकलता है, जिसकी रखवाली वे आदिम काल से कर रहे हैं, पर उनके घरों में है मिट्टी के बर्तन। इतना अभाव, इतना हाहाकार है वहाँ। पापा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि किन हालात में वे आगे बढ़ते हैं। मेरा दोस्त स्कूल में छुट्टियों में भी अपने घर नहीं जाता, इस डर से कि कहीं खुले दरवाजों से आकर गाय उनकी किताबें और कापियां न खा जाए। उसके लिए दाल और सब्जी भी विलासिता थी। अपने गांव में वह सिर्फ साग के उबले पत्तों के साथ भात खाया करता था। मऊ आने से पूर्व उसने कोई मंदिर तक नहीं देखा था, मिठाई तक नहीं चखी थी, दही नहीं खाया था, चाय जरूर 6-7 महीने में एक आध बार पी लेता। आप सोच सकते हैं पापा कि मऊ आने से पहले न वह साबुन से नहाता था, न टूथपेस्ट करता था। और तो और पापा, लाल देव जब सुंदरी गांव में था तो उसके गांव में बत्ती तक नहीं थी। उसके लिए सूर्यास्त का मतलब था रात। यहाँ मथुरा में आकर उसने बत्ती देखी। बत्ती देखते ही उसे नींद आने लगती थी। एक बार मैंने शाम पड़ते ही बत्ती जला दी तो वह सोने चला गया। ऐसा था वह। इतने नारकीय जीवन के बावजूद जब उसकी माँ ने सुना कि वह सेना में भर्ती होने जा रहा है तो वह रोने लगी। उसकी माँ ने अपने गांव सुंदरी के अलावा सिर्फ पाकिस्तान और विलायत का नाम सुना था। वह समझी कि उसका बेटा पाकिस्तान चला जाएगा। उसकी माँ ने उसको रोकने के लिए कई जादू टोने चलाए। ओझा गुनी को बुलवाकर जादू टोना करवाया। उसके लिए सारी संचित पूंजी जो भी थी उसके पास, बर्तन भाड़े, धान वगैरह सब उसे दे दिए। अतीत में डूबा संदीप संजीदा ही कहने लगा, पापा, लाल देव के काका को कोई बिचौलिया भट्टी से ईंट निकालने के काम के लिए भूटान ले गया था, गांव के कई दूसरे आदिवासियों के साथ। उसने काका आने के बाद भी नहीं बता पाए कि वे कितने साल रहे वहाँ और कितना वेतन उन्हें मिलता रहा वहाँ। कुछ भी एक मुश्त राशि बिचौलिया ले लेता था और उन्हें ले देकर खुश होता था। रांची पोस्टिंग के दौरान मैंने आदिवासियों की जो अंधेरी दुनिया देखी, बिना आँखों से देखे उस पर विश्वास करना नामुमकिन था। मानव द्वारा मानव के शोषण और जीवन के अंतहीन संघर्ष को मैंने वही समझा। आर्मी में आने से पहले लाल देव जब लकड़ी बेचने के लिए बिशुनपुर या बनाली जाता तो होटल वाला औने पौने दाम में सारी लकड़ियां ले लेता। आते वक्त उसे चाय पिला देता, वह खुश हो जाता। उत्साहित हो कहने लगा, संदीप, पापा, लाल देव तो हर दिन कहता मेरे मनुष्य होने की शुरुआत ही फौज से हुई। और तुम क्या कहते हो? व्यंग से पिनपिनाए शेखर बाबू। शेखर बाबू के व्यंग को नज़रअंदाज करते हुए अपनी रौ में बहते संदीप कहने लगा, पापा, फौज में नहीं जाता तो मैं भी शायद ही समझ पाता कि मनुष्य और जिंदगी को, जीवन और संघर्ष की रिश्तेदारी को, मेरी सामाजिक चेतना का बपतिस्मा वहीं हुआ पापा। लाल देव के जरिए पहली बार मैंने झांका आदिवासी की दुनिया में हमारी मैदानी सभ्यता से कितनी अलग, कठोर और संघर्षपूर्ण है उनकी पहाड़ी सभ्यता, जहाँ एक घड़े मीठे पानी के लिए उसकी माँ को हर दिन नीचे उतरकर 5-6 कोस पैदल चलना पड़ता है। पापा, लाल देव से मिलकर मैंने कसम खाई कि मैं आइंदा से जल की एक बूंद भी नष्ट नहीं करूँगा।
पहले नहाने से पहले मैं नल को खुला छोड़ बाल्टी लगाकर चला जाता, जाने कितना पानी बह जाता। फिर काम सलटाकर मैं आता, नल बंद करता, फिर नहाता। पहाड़ों पर मैंने देखा वहाँ बिना ज़रूरत लोग हाथ भी नहीं धोते हैं कि पानी बर्बाद होगा। पापा, हम लोग सोचते हैं कि ये असभ्य हैं, जाहिल हैं, गंवार हैं, सभ्यता से कोसों दूर हैं, पर सच्चाई ये है कि वहीं रहकर हमने जाना कि गांव कमाता और शहर खाता है। हम उनके कितने ऋणी हैं। मैं नहीं जानता कि देश के स्वाधीन संग्राम की लौ भी सबसे पहले उन्हीं इलाकों में जली थी। एक दिन लाल देव कपड़े सुखाते हुए एक गाना गा रहा था, हो हरि गांधी बाबा, हरे गुलत में रू लेना, सिंधु कांध बुद्ध जतरा, बिरसा भगवान, शहीद लेना गांधी बाबा, हरे गुलते रू लेना गांधी बाबा। इतने मीठे स्वर में इतनी तड़प के साथ गा रहा था कि मैं अपने काम में मन नहीं लगा सका। अपनी पूरी चेतना के साथ मैं सुनने लगा उसके गाने को। मंत्रमुग्ध हो मैंने पूछा, इस गाने का मतलब क्या है? इसका मतलब सुन मैं चौंक गया। इस गाने का मतलब था कि जंगलों में रहने वाला एक आदिवासी गांधी बाबा से अनुरोध कर रहा है, आपकी शहादत के पूर्व ही इस इलाके के कई सूरवीर सिंधु कान्हू बुद्धू जतरा बिरसा मुंडा शहीद हो चुके हैं। तो हे गांधी बाबा, उनकी शहादत को भी याद कर तुम कभी रो लेना। पापा, इस गीत की कड़ी ने जैसे मेरी चेतना को जगा दिया और मैं फिर डूब गया यहाँ के इतिहास में। पहली बार मैंने जाना कि इतिहास भी कितना अन्याय करता है कि गांधी की शहादत के पूर्व भी इस देश में सिंधु जहाँ जतरा बिरसा जैसे आकाशदीप जन्म ले चुके हैं, जिनके साथ इतिहास ने न्याय नहीं किया। पापा, फिर तो अली बाबा के दबे खजाने की तरह मैं लग गया उस खंडहर में दबे जनजातियों के इतिहास और उनकी सांस्कृतिक विरासत को जानने में। ताज्जुब पापा, मैंने जाना कि सभ्यता के विकास की यात्रा के शुरुआती बिंदु यही इलाके थे जो आज सबसे अधिक अंधेरे में हैं। कैसे हुआ ये कायाकल्प? कैसे वही उल्टी गंगा जहाँ सबसे अधिक जगमगाहट होनी चाहिए, वहीं इतना सघन अंधेरा? संदीप की बातों ने फिर विचलित कर दिया शेखर बाबू को। जब जब वे उससे लंबा और सार्थक संवाद करते, उन्हें लगता उसके व्यक्तित्व की नई परत खुल रही है। अपने इस पुत्र को आज तक समझ नहीं पाए वे। माना आदिवासियों के साथ अन्याय हुआ, माना एक उच्च और समृद्ध विरासत संस्कृति के उत्तराधिकारी हैं वे, पर इससे उन्हें क्या, संदीप को क्या? दुनिया में हर कहीं अंधेरा बिखरा हुआ है, कहाँ कहाँ दीप जलाएगा वह? जला भी पाएगा? 30 का हो गया, सिर पर टाँक निकल आई, शादी का बाजार दिन पर दिन गिर रहा है, पर इसकी इसे कोई चिंता नहीं। ये भी नहीं सोचता कि इसके पीछे सिद्धार्थ भी अटका है। इस उम्र में उनके दोनों लड़के स्कूल जाने लगे थे। क्या करें, कैसे घेरे इसको? देखते देखते छुट्टियां निकल जाएंगी और कोई सार्थक संवाद तक नहीं बन पाएगा। रात खाने की टेबल सबसे सही जगह होती है आत्मीय संवाद के लिए, विवादास्पद संवाद के लिए भी। उस चमकीली शाम भी माहौल खुशनुमा था, अगरबत्ती की सुगंध सा गमकता हुआ। सच्चा सुख परिवार से कुछ ऐसा ही सोच रहा था। संदीप की पूरी तैयारी के साथ घेरा शेखर बाबू ने संदीप को। जयपुर वालों का कई बार फोन आ चुका है, कब चलना है? संदीप भौचक। पापा को भी बैठे ठाले जाने किन किन बातों की याद आने लगती है। वह बौखलाया, कौन जयपुर वाले? अरे बेगी बसंत बाबू, उन्हीं की लड़की है नीलिमा, सुंदर है, बीए तक पढ़ी है, सब बातें हो गई, बस तुम एक बार मिल लो उससे। यह रही उसकी तस्वीर। तस्वीर शब्द में ही जाने